अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 डेटाबेस एनवायरनमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। अभी तक जो है हम लोग इसमें 3 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। वन इज़ 3 लेवल आर्किटेक्चर, द अदर वन इज़ मैपिंग एंड द थर्ड वन इज़ डेटा इंडिपेंडेंस। बिफोर मूविंग ऑन टू दी today's lecture, I would like to tell you about the contents of today's lecture. सबसे पहले हम लोग रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर का। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम लोग करेंगे दैट इज़ दी डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स काफ़ी डिटेल्ड टॉपिक है और टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आज जो हम एक इसकी मेन टाइप स्टडी करेंगे दैट इज़ हायरार्किकल मॉडल, उसकी डिटेल में जाएंगे। हाफ ऑफ द टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स वुड बी स्टडीड इन एंड एक्सप्लेन इन टुडेज़ लेक्चर, और जो अदर हाफ है वो हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डेटा मॉडल्स के पार्ट्स को डिस्क्राइब करेंगे। डेटा मॉडल्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, वाई आर दे मॉडल्ड, इनकी मेन टाइप्स जो हैं वो 3 हैं, और फिर आगे से जो इनकी फर्दर टाइप्स हैं उनको स्टडी किया जाएगा। मूविंग ऑन टू द रीकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक मेन कॉन्सेप्ट किया था दैट इज़ मैपिंग। मैपिंग क्या होता है? कन्वर्जन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। हमें पता है कि यूज़र और डेटा के दरमियान में 3 लेवल्स होते हैं। एक्सटर्नल लेवल होता है, कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है और फिज़िकल लेवल होता है। तो यूज़र किसी और फॉर्मेट में रिक्वायर कर रहा होता है, एक्चुअल डाटा डिस्क में किसी और फॉर्मेट में पड़ा होता है। तो जो बीच के 3 लेवल्स होते हैं उसमें जो कन्वर्जन होती है उसको हम मैपिंग कह सकते हैं। कि जब तक यूज़र के पास डाटा फॉर एग्जांपल डेटाबेस से रिट्रीव होके आ रहा है तो 3 लेवल्स में वो कन्वर्ट होके आता है। नंबर 1 इज़ कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। मीन्स इंटरनल लेवल में वो डिस्क में फाइल्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है, कॉन्सेप्चुअल लेवल में वो लॉजिकल जो उसका स्ट्रक्चर होता है यूजुअली टेबल्स की फॉर्म में पड़ा हुआ होता है। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है फ्रॉम इंटरनल लेवल टू कॉन्सेप्चुअल लेवल दैट कैन बी कॉल्ड एज कॉन्सेप्चुअल इंटरनल मैपिंग। सिमिलरली एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग कौन सी है कि कॉन्सेप्चुअल लेवल में आपके टेबल्स के फॉर्म में पड़ा हुआ है, और एक्सटर्नल लेवल पे यूजुअली जो फ्रंट एंड होता है, यूज़र का जो फॉर्मेट होता है, जो यूज़र का इंटरफेस होता है, उसमें ट्रांसफॉर्म होने को हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल मैपिंग। एक और इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ी थी हमने, डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस मीन्स डेटा और एप्लीकेशन को इंडिपेंडेंट कर देना एक दूसरे से, यानी डेटा एप्लीकेशन प्रोग्राम पर डिपेंड नहीं कर रहा। 2 टाइप्स की इंडिपेंडेंस हमने पढ़ी थी, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस किसको कहते हैं कि फिजिकल लेवल में चेंजेस की गई हैं और उससे कॉन्सेप्चुअल लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फॉर एग्जांपल फिजिकल लेवल में चेंज क्या हो सकती है कि एक डिस्क से उठा के किसी दूसरे डिस्क में डाटाबेस को कॉपी कर दिया गया है। इससे कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंजेस नहीं होंगी कि हमने अब टेबल्स, कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होते हैं, टेबल्स होते हैं कि हमने उसका नाम चेंज कर दिया टेबल्स का। नो, टेबल्स के नाम, एंटिटीज़ के नाम, फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स के नाम वही रहेंगे। डिस्क शिफ्ट करने से जो है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? चेंज इन कॉन्सेप्चुअल लेवल विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन एक्सटर्नल लेवल। यानी कि आपके फ्रंट एंड पे अगर कुछ नज़र आ रहा है, यूज़र को कुछ नज़र आ रहा है, और बैक एंड पे अगर कोई टेबल्स में चेंजेस की गई हैं, लेट्स सपोज टेबल का नाम ही चेंज कर दिया गया है या उसमें कोई फील्ड्स एक्स्ट्रा ऐड की गई हैं, तो उससे एप्लीकेशन यानी फ्रंट एंड में कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन प्रोग्राम उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। सो दिस इज़ दी लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। आज हम लोग नए टॉपिक पे मूव करेंगे, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ डेटा मॉडल्स। अब मॉडल किसको कहते हैं? आपने रियल लाइफ में ये वर्ड बहुत सुना होगा, किसी चीज़ का मॉडल बनाया जाता है जब, तो उससे आपको उस ऑब्जेक्ट या उस चीज़ की सारी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना कि ये क्या है, किस तरह से ये बना हुआ है। जैसे एक घर का जब नक्शा आपको पहले दिया जाता है, घर बनाने से पहले हमेशा एक नक्शा तैयार किया जाता है, उसमें आपको पता चल जाता है कि ये घर इतने मरले पे है, इसमें इतने रूम्स हैं, इतने बाथरूम्स हैं, उनके साइजेस ये हैं। जब आप वो ढांचा या एक मॉडल बना के, एक डिज़ाइन बना के बिल्डर्स को दे देते हैं तो उनके लिए घर बनाना आसान हो जाता है। सेम इज़ द केस इन
डेटाबेस सिस्टम्स एज वेल। जब एक डेटाबेस सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने लगते हैं तो उससे पहले उनका एक मॉडल या डिज़ाइन तैयार किया जाता है। ये मॉडल हेल्प करता है डेवलपर्स को जो कि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसको सॉफ्टवेयर बनाने को अंडरस्टैंड करने में, और फिर उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाना आसान हो जाता है। सो डेटा मॉडल्स इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ real world objects, events and their associations. For example, एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस सिस्टम बनाना है तो उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, स्टूडेंट्स के रिज़ल्ट्स हो सकते हैं। तो उन सब को एक पिक्चर लाइक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसको हम कहेंगे कि इट्स अ डेटा मॉडल। एसोसिएशंस क्या हो सकते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के केस में स्टूडेंट्स टेक द कोर्स और स्टूडेंट में एक एसोसिएशन है ना, उनमें रिलेशनशिप है, तो इन एसोसिएशंस को भी मॉडल्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक घर के मॉडल्स की डिमांड थोड़ी डिफरेंट है, उसमें स्ट्रक्चर वगैरह बताया जाएगा, उनका साइज़ बता दिया जाएगा। जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है उसके मॉडल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उसमें ऑब्जेक्ट्स को भी मेंशन किया जाएगा, उनकी आपस में रिलेशनशिप्स एसोसिएशंस को भी मेंशन किया जाएगा, रिकॉर्ड उसमें किस टाइप का एंटर किया जा सकता है वो मेंशन किया जाएगा। तो डेटाबेस के मॉडल्स वुड बी स्लाइटली डिफरेंट देन द मॉडल दैट यू आर मेकिंग फॉर होम और एनी अदर थिंग। उसके रिक्वायरमेंट्स में थोड़ी सी और चेंजेस आ जाएंगी। The model helps the user to understand the complexities of the real world environment. अगर आपको एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैं दे दूँ, एक लाइंस में लिख के दे दूँ कि एक घर बनाने लगे हैं और ये ऐसा 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 होना चाहिए, ठीक है, और उसकी बजाय मैं आपको एक घर का मॉडल बना के दे दूँ, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग किसकी अच्छी आएगी? आपको वो जो लाइंस में मैंने 2 सफ़े आपको लिख के दिए हुए ऐसा 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 होगा वो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, या आपको जो एक मॉडल बना के दिया हुआ है वो अच्छा समझ आएगा? उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि ये आपका घर एक्चुअली कैसा बनेगा। सो दैट मीन्स मॉडल एक अच्छा तरीका है किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का। सो डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो कि बनाया जाता है उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, उसके सारे स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में मॉडल जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है। इट्स अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब एंड मैनिपुलेट डेटा। मैंने आपको बताया कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर का जब एक मॉडल बनाया जाता है उसकी रिक्वायरमेंट सारा डिफरेंट है, स्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा, उसमें डिस्क्रिप्शन भी होगी कि इसमें डाटा ऐसा एंटर होगा, आप इसमें रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, न्यूमेरिक यहाँ पे डाटा एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पे टेक्स्ट डाटा एंटर नहीं कर सकते, यहाँ पे जो आप नाम एंटर करेंगे उसकी लेंथ जो है वो 50 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो है डेटा के जो मॉडल्स बनाए जाते हैं डेटाबेस के, उनमें मेंशन कर दी जाती हैं। सो डेटा मॉडल्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या होगी? इट्स अ कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू डिस्क्राइब एंड मैनिपुलेट डेटा। कि डेटा होगा कैसा, उस पर क्या क्या एक्शंस होंगे, उनकी आपस में रिलेशनशिप्स क्या हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स मीन्स के डाटा पे रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या लगी हुई हैं, न्यूमेरिक डाटा है कितनी लेंथ उसकी होगी, ये सारी की सारी चीज़ें, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की कलेक्शन को हम कहेंगे इट्स अ डेटा मॉडल। पार्ट्स ऑफ डेटा मॉडल्स, 3 मेन पार्ट्स हैं डेटा मॉडल्स के। स्ट्रक्चरल पार्ट, सेट ऑफ इंटीग्रिटी रूल्स एंड मैनिपुलेटिव पार्ट। स्ट्रक्चरल पार्ट आप कह सकते हैं ये सेम वही है जैसे घर का नक्शा होता है, यानी एक स्ट्रक्चर बता देना कि हाउ इट शुड लुक, मीन्स कि वो उसकी लुक कैसी होनी चाहिए, दिस इज़ द वे दिस डेटाबेस सॉफ्टवेयर शुड लुक लाइक। इंटीग्रिटी रूल्स क्या है कि करेक्ट एंट्री डाटा की कैसे होगी, कि कौन कौन सा डाटा एक्यूरेट है, कौन सा एक्यूरेट नहीं है। मैनिपुलेटिव पार्ट क्या है कि बताया जाए कि डाटा को स्टोर कैसे करना है, डाटा को अपडेट कैसे करना है, डाटा को रिट्रीव कैसे करना है। जब ये तीनों पार्ट्स मॉडल में बता दिए जाएंगे, डिज़ाइन में बता दिए जाएंगे, तो डेवलपर का काम ऑब्वियसली बहुत आसान हो जाएगा, प्रोग्रामर का काम। उसको जब सारा कुछ एक डिटेल मॉडल की फॉर्म में मिल जाएगा, अब वो मज़े से कंप्यूटर पे बैठेगा और डेटाबेस सॉफ्टवेयर को किसी भी कंपनी के लिए बना लेगा। अगर डिज़ाइन या मॉडल अच्छा नहीं होगा तो मे बी जो प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर बनाने लगा है उसमें भी फ्लॉज आएँ, वो इतना अच्छा जो सॉफ्टवेयर है वो उसको ना बना सके।
Structural part, it consists of a set of rules, means how a database can be developed. एक डिज़ाइन बताया जाएगा, set of rules बताए जाएंगे कि ऐसे ऐसे database को develop करना है. Set of integrity rules, integrity क्या होती है? Correctness and accuracy of data. ठीक है, इंटेग्रिटी का मतलब ये है कि कितना करेक्ट है डाटा. जब ये रूल स्पेसिफाई मॉडल में कर दिए जाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा तो डाटा की एक्यूरेट एंट्री होगी. लेट्स सपोज आपने रूल बता दिया है कि फ़ोन नंबर में सिर्फ नंबर्स न्यूमेरिक डाटा एंटर होगा, उसमें ABC एंटर नहीं होंगे. आपने ये इंटेग्रिटी रूल मॉडल में ही बता दिया. तो जब डेवलपर उसको प्रोग्रामर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा, उसमें वो इंटेग्रिटी रूल लगाएगा, तो उसकी वजह से एट द एंड क्या होगा कि कोई भी यूज़र फ़ोन नंबर एंटर करते हुए टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकेगा, उसको एरर आ जाएगा. तीसरा पार्ट जो डाटा मॉडल में बताया जाता है दैट इज़ द मैनिपुलेटिव पार्ट. मीन्स क्या क्या ऑपरेशंस डाटा पे हो सकते हैं. डाटा को एंटर किया जा सकता है, डाटा को रिट्रीव किया जा सकता है, डाटा को डिलीट किया जा सकता है. सो ये सारी डिटेल्स मॉडल के कौन से वाले पार्ट में बताई जाती हैं? मैनिपुलेटिव पार्ट में. अपडेटिंग एंड रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम डेटाबेस एंड चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. इम्पॉर्टेंस वैसे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि डाटा मॉडल क्यों इम्पॉर्टेंट है. इसको थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं. द डाटा मॉडल इज़ यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन टूल बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्रामर, डेटाबेस डिज़ाइनर एंड एंड यूज़र. कम्युनिकेशन टूल कैसा है? मीन्स जब एक प्रोग्रामर को हायर किया गया, हमारी यूनिवर्सिटी का, हमारी कंपनी का, आप एक सॉफ्टवेयर बनाएं. हम पहले फाइल्स यूज़ करते थे, अब हमने कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम करना है, तो प्लीज़ हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो एक बना दें, आप हमें सॉफ्टवेयर बना दें, डेटाबेस सिस्टम बना दें. तो अब क्या होगा कि हर चीज़ बनाने से पहले मैंने आपको बताया उसका मॉडल तैयार किया जाता है, डिज़ाइन तैयार किया जाता है. जितना अच्छा डिज़ाइन होगा उतना अच्छा फिर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगी. तो जब डाटा मॉडल एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा तो वो एक इफेक्टिव, अच्छा तैयार कौन करते हैं? जो डिज़ाइन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? डेटाबेस डिज़ाइनर्स. ठीक है, मॉडल्स जो बना रहे हैं वी कॉल देम डेटाबेस डिज़ाइनर. तो डेटाबेस डिज़ाइनर उसको जब मॉडल करेगा तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर जिसने वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनाना है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि मैंने सॉफ्टवेयर क्या बनाना है. सिमिलरली जिन लोगों ने उस सॉफ्टवेयर को बाद में यूज़ करना है उनको एंड यूज़र्स कहते हैं, उनको भी मॉडल से देख के अच्छी तरह से समझ आ जाए कि मैंने इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करना है, ये सॉफ्टवेयर मुझे क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रहा है. मैं इधर एंटर भी कर सकता हूँ, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, मॉडिफाई भी कर सकता हूँ डाटा. सो मॉडल ना सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्रामर को हेल्प आउट कर रहा है फॉर बिल्डिंग आउट दैट, फॉर मेकिंग और डेवलपिंग दैट सॉफ्टवेयर, बट इट्स ऑल्सो हेल्पिंग द end users. It will help the end users how to use that software. A good model enables the users to understand the organization for which the database design is developed. Means जैसे ही मैं मुझे एक किसी यूनिवर्सिटी का मॉडल मेरे सामने रखा जाएगा, मुझे उसकी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह से काम कर रही है. सबसे ऊपर डीन है, उसके नीचे वाइस चांसलर होता है सबसे ऊपर, फिर डीन्स हैं, फिर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, फिर टीचर्स हैं. मुझे सारा का सारा स्ट्रक्चर उस यूनिवर्सिटी का पता चल जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में क्या क्या लोग, कौन कौन से लोग हैं, आपस में कैसे काम हो रहा है, डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है. सो एक मॉडल एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दे देता है. So a good model is necessary to design a good database. एक अच्छा मॉडल होगा, एक अच्छा डिज़ाइन होगा, उसके बाद ही एक अच्छा डेटाबेस सिस्टम बन सकता है. Moving on to the next topic, that is types of data models. 3 मेन टाइप्स हैं डाटा मॉडल्स की. ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स, रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स और फिजिकल डाटा मॉडल्स. पहली जो 2 टाइप्स हैं, जो पहले 2 किस्म के मॉडल्स हैं, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स और रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स, ये दोनों एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल को मॉडल कर रहे होते हैं. मींस एक्सटर्नल लेवल कौन सा होता है? यूज़र का जो फ्रंट एंड होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं. और कॉन्सेप्चुअल लेवल कौन सा होता है? जो टेबल्स होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं. सो ये पहले 2 जो हैं वो पहले 2 लेवल्स पे काम कर रहे हैं. जबकि फ़िज़िकल
नाम से ही पता चल रहा है फिज़िकल लेवल, जो हमने थर्ड लेवल पढ़ा था ना कि डाटा ने असल में डिस्क्स में कैसे स्टोर होना है, कैसे कॉम्प्रेस होके होना है, किस तरह से स्टोर होना है, एक जगह पे पड़ा होना है डाटा या 2 डिस्क्स में पड़ा हुआ होना है, ये चीज़ें फिज़िकल डाटा मॉडल में बताई जाती हैं। फिज़िकल डाटा मॉडल इतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया जाता। जो 2 मेन डिज़ाइन मॉडल्स किए जाते हैं वो यूजुअली ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स होते हैं और रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स होते हैं। रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं, हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ हायरार्किकल मॉडल करेंगे। नंबर 1 ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स करेंगे और उसके बाद हायरार्किकल मॉडल तक स्टडी करेंगे, नेटवर्क मॉडल, रिलेशनल मॉडल और फिर जो तीसरी टाइप है डाटा मॉडल्स की फिजिकल डाटा मॉडल्स, वो हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सबसे पहला मॉडल जो है वो दैट इज़ ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स। अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि ये वाला और रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल जो पहली 2 हैं टाइप्स, ये कॉन्सेप्चुअल लेवल या एक्सटर्नल लेवल को डिज़ाइन करती हैं, उनके बारे में बताती हैं। दोनों में आपस का फ़र्क क्या है कि जो रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल है वो इसकी निस्बत हायर लेवल डिस्क्रिप्शन देता है, इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है। फील्ड्स नंबर बताता है, फील्ड की लेंथ बता रहा होता है, मींस कॉलम लेंथ जो होती है, जैसे एम्प्लॉय नंबर या एम्प्लॉय नेम कितनी लेंथ का होगा, उसमें जो है वो कितने कॉलम्स होंगे, कितनी फील्ड्स होंगी। सो record based models is giving a higher level description of implementation as compared to object based data models. These models use the concepts like entities, attributes and relationships. इस मॉडल की एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है ERD, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। उस पर एक फुल फ्लेज चैप्टर है, इंशाल्लाह हम लोग उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे कि वो कैसे मॉडल बनता है, कैसे डिज़ाइन किया जाता है। इन मॉडल उसमें क्या यूज़ होती हैं मेनली, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे दूँ कि एंटिटीज़ होती हैं। एंटिटीज़ किसको कहते हैं? हर वो चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसके बारे में डाटा मेंटेन किया जाए। जैसे एक स्टूडेंट एक एंटिटी है क्योंकि स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन रखी जा रही है। सिमिलरली एम्प्लॉयज़ एक एंटिटी हैं, रिजल्ट्स एक एंटिटी है। सो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स, थिंग्स जिनके बारे में एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में डाटा रखा जाता है, उनको एंटिटीज़ कहते हैं। एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, यानी एंटिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी फ़ोन नंबर, जैसे स्टूडेंट है तो फ़ोन नंबर उसका क्या है? एट्रीब्यूट। उसका एड्रेस क्या है? उसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, यानी कॉलम नेम्स हम जिनको कह सकते हैं। MS एक्सेस में हम एट्रीब्यूट्स को किस में? कॉलम नेम्स में लिखते थे ना, सबसे ऊपर नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस एट्सेट्रा। सो इस मॉडल में एंटिटीज़ बताई जाती हैं, उनके एट्रीब्यूट्स बताए जाते हैं और एंटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप, जैसे 2 एंटिटी हैं, एक स्टूडेंट है और एक कोर्स एंटिटी है, तो दोनों का रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट इज़ टेकिंग अ कोर्स या स्टूडेंट इज़ स्टार्टिंग द कोर्स। तो सिर्फ एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स नहीं बताए जाते बल्कि उनका आपस में रिलेशनशिप की, इनका आपस में रिलेशनशिप है क्या, वो भी मेंशन किया जाता है। एंटिटी क्या है? इट्स अ प्लेस, थिंग, इवेंट फॉर विच डाटा इज़ कलेक्टेड एंड मेंटेन्ड इन द डेटाबेस। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हर वो चीज़ जिसके बारे में डाटा मेंटेन किया जाता है, इन्फॉर्मेशन मेंटेन की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एन एंटिटी। एट्रीब्यूट का भी बता चुकी हूँ, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटिटी। जैसे स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या है? उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका नेम, उसका रोल नंबर। एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? एम्प्लॉय का नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, एम्प्लॉय का ग्रेड हो सकता है। रिलेशनशिप क्या है बिटवीन द 2 एंटिटीज़? जैसे स्टूडेंट और कोर्स के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है कि स्टूडेंट इज़ टेकिंग द कोर्स। सो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल्स में एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स टाइप के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाता है। टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है, सिमेंटिक मॉडल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है। इन मॉडल्स को हम इंशाल्लाह अपने कमिंग लेक्चर्स में मज़ीद जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी टाइप का जो डाटा मॉडल है दैट इज़ रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल की तरह एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल को मॉडल करता है, यानी यूज़र के फ्रंट एंड को और टेबल्स या लॉजिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स आर बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्सटर्नल एंड conceptual levels of
database. They are used to develop and specify the logical structure and provide some options for implementations of the design. मैंने आपको डिफरेंस बताया था ना रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल में और ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल में, क्या था कि इसमें हायर लेवल की डिस्क्रिप्शन होती है फॉर इम्प्लीमेंटेशन. ये लॉजिकल स्ट्रक्चर भी बता रहा है और ज़्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, हायर लेवल डिस्क्रिप्शन दे रहा है इम्प्लीमेंटेशन की, कि डिज़ाइन को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे एक्चुअली इसको बनाया जाएगा. इसमें रिकॉर्ड्स भी बताए जाते हैं कि डेटाबेस में कौन से रिकॉर्ड्स डाले जाएंगे, कौन सी फील्ड्स होंगी, फील्ड्स की लेंथ क्या होंगी, फिक्स्ड रिकॉर्ड फॉर्मेट बताया जाएगा. वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल्स इज हायरार्किकल मॉडल. ये शुरू में यूज़ होता था, आजकल ये वाला मॉडल यूज़ नहीं हो रहा है. रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल की ये एक एग्जांपल है. हायरार्की क्या होती है? इट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ना, जैसे एक फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर. ये भी क्या है? ये भी एक हायरार्की की एग्जांपल है. सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की क्या होती है? सबसे पहले ऊपर सीईओ होता है, उसके नीचे मैनेजर होता है, उसके नीचे वर्कर्स होते हैं. ये एक हायरार्की होती है ना. वर्कर्स ने रिपोर्ट करना है मैनेजर को, मैनेजर ने रिपोर्ट करना है सीईओ को. इस सारी को ट्री लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इट्स अ हायरार्की. तो हर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इस तरह की हायरार्की फॉलो हो रही है उसके लिए ये मॉडल सूटेबल है. इस मॉडल के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. इन दिस मॉडल records have a parent child relationship. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्यों कहेंगे? जैसे मैंने आपको बताया, सीईओ है एक कंपनी का, उसके अंडर आ रहा है मैनेजर. ठीक है. सो मैनेजर को हम कहेंगे चाइल्ड नोड, सीईओ को बोलेंगे अ पेरेंट नोड. सीईओ का यानी चाइल्ड नोड में आ रहा है मैनेजर, और मे भी कोई और भी हैं लोग जो कि उसके चाइल्ड नोड्स में आ रहे हों. एक चाइल्ड का एक सिंगल पेरेंट है. अ मैनेजर इज़ ओनली सपोज टू रिपोर्ट टू द सीईओ. इसीलिए इस वजह से इसको हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कहते हैं. इट इज़ द अर्लीस्ट DBMS. शुरू में जब DBMS सॉफ्टवेयर आए थे वो इस मॉडल पे बेस कर रहे थे. एक एग्जांपल जो सॉफ्टवेयर है DBMS सॉफ्टवेयर है वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो अर्लियर पहले बहुत यूज़ होता था. वो इसी मॉडल की बेस पे बनाया गया था. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हायरार्किकल DBMS. ये एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है. ठीक है. उसका एक मॉडल तैयार किया गया है. कार के मॉडल अगर बनाया जाए तो क्या है, कार के 3 मेन पार्ट्स हैं. एक इंजन होता है, उसकी बॉडी होती है, उसकी चेसिस होती है. फिर आगे अगर बॉडी के फर्दर पार्ट्स देखें तो बॉडी में लेफ़्ट डोर होता है, राइट डोर होता है, हुड होता है, रूफ़ होता है. फिर राइट डोर के फर्दर सबऑर्डिनेट्स देखें तो वो हैंडल होता है, विंडो होता है, लॉक होता है. ये देखिए एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है ना. ये रूट है, ये उसकी ब्रांचेज है नीचे. इन्वर्टेड ट्री कह सकते हैं, यानी ट्री को उल्टा कर दें. ठीक है, कि रूट ऊपर आ गई है, नीचे उसकी ब्रांचेस आ गई. तो इस मॉडल को अक्सर हम इन्वर्टेड ट्री मॉडल भी कहते हैं. आप यहाँ पे देखें, ये रूट नोड है कार. दिस इज़ अ पेरेंट नोड. इसके चाइल्ड कौन कौन से हैं? इंजन, बॉडी एंड चेसिस. हर चाइल्ड का सिर्फ एक पेरेंट है. इंजन के 2 पेरेंट नहीं है. इंजन कहीं और से लिंक नहीं है. इंजन सिर्फ किससे लिंक है? कार से लिंक है. लेफ्ट डोर का पेरेंट कौन है? बॉडी है. राइट डोर का पेरेंट कौन है? बॉडी है. सो अ पेरेंट इज हैविंग मोर चिल्ड्रन, लेकिन अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली 1 पेरेंट नोड. या हम कह सकते हैं कि सब मॉड्यूल, नीचे वाले को सब मॉड्यूल, इसको सुपर मॉड्यूल कह सकते हैं, यानी पेरेंट चाइल्ड को, कि सब मॉड्यूल का एक सुपर मॉड्यूल होता है. एक से ज़्यादा सुपर मॉड्यूल, एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं होते. Moving on to the characteristics of hierarchical model. फीचर्स यानी हायरार्किकल मॉडल, ये वैसे तो ग्रेजुअली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं. इसको 1 by 1 पॉइंट्स के फॉर्म में भी हम डिस्कस कर लेते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज हायरार्किकल ट्रीज. एक ट्री की जो हायरार्की होती है ना, जैसे उस तरह डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. सब मॉड्यूल यानी चाइल्ड नोड, उसका सिर्फ एक सुपर मॉड्यूल होता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता.
यानी कि अगर चाइल्ड मॉड्यूल का किसी और से अगर रिलेशनशिप बन रहा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस मॉडल में उसको डिज़ाइन नहीं किया जा सकता, ये रिस्ट्रिक्शन है इस मॉडल की, ये एक उसका डिसएडवांटेज भी हम कह सकते हैं कि एक से सब मॉड्यूल का एक ही सुपर मॉड्यूल हो सकता है। अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है जिसमें ऐसा रिलेशनशिप आ गया कि एक चाइल्ड के बहुत सारे पेरेंट नोड्स बनना पॉसिबिलिटी है, उसका रिलेशनशिप्स है, तो वो इस मॉडल में डिज़ाइन नहीं किया जा सकता। इट रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स आपको पता चल रहे हैं कि जो एक पेरेंट के जो चिल्ड्रन हैं वो ऑब्वियसली दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। हायरार्की थ्रू पॉइंटर्स। अब अगर इसमें क्या है, जब इस मॉडल के बेस पे कोई सॉफ्टवेयर बना हुआ है, जैसे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर था जो कि हायरार्किकल मॉडल को फॉलो करता, जब उसके थ्रू डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स सॉफ्टवेयर बनाते थे, तो अगर उन्होंने चाइल्ड नोड किसी पे पहुंचना है, यानी लेट्स सपोज हमने ये मॉडल देखा है पीछे कि उन्होंने लेट्स सपोज राइट डोर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, तो उनको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, कार से, बॉडी से, और उसके बाद वो राइट डोर पे पहुँचेंगे। पॉइंटर्स एक फैसिलिटी होती है प्रोग्रामिंग में, उसके थ्रू उनको पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए हायरार्की को फॉलो करते हुए राइट डोर के बारे में इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी पड़ेगी। यानी प्रोग्रामर्स के लिए थोड़ा प्रोग्रामिंग करना डिफ़िकल्ट हो गया, हायरार्की बन गई ना, एक रिक्वायर्ड नोड पे जाने के लिए पूरी हायरार्की को फॉलो करके आप जाएंगे, तो प्रोग्रामिंग वाज अ बिट डिफ़िकल्ट इन दैट, बट इट हैज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हाई परफॉर्मेंस है, यानी अगर इसकी हाई परफॉर्मेंस हम किससे कंपेयर करेंगे, जो पुराने आपकी फ्लैट फाइल्स यूज़ होती थी, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम्स नहीं यूज़ हो रहे थे प्रॉपर DBMS, तो उनकी निस्बत ऑब्वियसली इसकी हाई परफॉर्मेंस, फिर सिंपल स्ट्रक्चर भी है, इस वजह से भी हाई परफॉर्मेंस है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हाई परफॉर्मेंस में हम कह सकते हैं यानी क्विक रिट्रीवल ऑफ डाटा भी एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छी तरह से ये परफॉर्म कर रहा है। प्री डिफाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन रिकॉर्ड टाइप्स, ऑलरेडी मॉडल में बता दिया गया है कि पेरेंट और चाइल्ड की ये रिलेशनशिप्स इस तरह से है, एक चाइल्ड का एक पेरेंट है। डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज, कोई चेंजेस करनी है तो उस चेंजेस को डिज़ाइन में चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक और डिसएडवांटेज हम इसको कह सकते हैं नेक्स्ट को, मोर कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ रिक्वायरमेंट्स, कि रियल लाइफ में इतने सिंपल स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। हमारे रियल लाइफ की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको इस मॉडल से डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए इसके बाद इसके फ्लॉज को रिमूव करने के लिए नेटवर्क मॉडल आया, फिर नेटवर्क मॉडल के फ्लॉज को रिमूव करने के लिए जो है वो नेक्स्ट मॉडल आया, और इसी तरह मॉडल्स जो हैं वो इम्प्रूव होते गए, ठीक है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ रिक्वायरमेंट्स को जो है वो मॉडल करना ज़्यादा आसान हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट मॉडल्स हैं वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। होपफुली आप लोगों को लेक्चर अच्छा समझ आया होगा। डू गिव द फीडबैक आफ्टर लिसनिंग टू इट। थैंक यू सो मच।